हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे मेरे दोस्त ने कल जो कमेंट किया था उन्होंने बताया था कि आपका मोबाइल का मॉडल ये है और कवर हमने उनके अपने वीडियो में लगा दिए थे। आज भी अगर किसी का रहता है तो वो भी मोबाइल का मॉडल नंबर हमें कमेंट में बता दे। कल के वीडियो में उनके कवर को हम लगा देंगे, बहुत ही सस्ते रेटों वाले और बड़े ही अच्छे। अगर और भी कोई चीज़ आप खरीदना चाहते हैं तो वो भी बता दें, हम शॉपिंग में बैग पर आपका लगा देंगे और आप वो चीज़ वहां से खरीद सकते हैं। चलिए, आज के एपिसोड नंबर 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं कहानी सीक्रेट घर जमाई पति। शुरू करते हैं कहानी। अभय को यही लग रहा था कि ये हमला उसके पिता ने करवाया था और सिकंदर के साथ मिलकर। उसे याद था कि कल शाम को सिकंदर ने उसे धमकी दी। सिकंदर ने उससे कहा था कि अगर अभय वापस नहीं लौटा तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन अब अभय को पता चल चुका था कि सोलिनो और मार्टिन कैपिटो का भेजा हुआ एक गुर्गा था। अभय की सांसें एक पल के लिए रुक गई। सोलोनिक और कैपिटो, अंडरवर्ल्ड के वो दो नाम जो उसके पिता के सबसे बड़े और सबसे पुराने दुश्मन थे। सिकंदर ने अभय की आंखों में उलझन देखकर जल्दी से कहा, हाँ मालिक, उन दोनों ने मिलकर आपके ऊपर हमला करवाया। बड़े मालिक को जब ये खबर मिली तो वो खुद 25 साल बाद अपना किला छोड़कर दिल्ली आ गए हैं। वो इस वक्त फैंटम की खाल उधेड़ने गए हैं। मालिक, हम तो आपकी हिफाजत करने आए थे। हम काव्या मैडम पर गोली क्यों चलवाएंगे। सिकंदर की बातें अभय के कानों में पड़ रही थी, लेकिन उसका दिमाग इस वक्त किसी भी लॉजिक या सच्चाई को स्वीकार करने की हालत में नहीं था। काव्या का वो खून से लथपथ चेहरा, उसकी वो दर्द भरी चीख अभय के दिमाग पर हावी थी। अभय ने सिकंदर के तरफ देखकर अपने दांत को पीस कर कहा, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम लोग मेरी जिंदगी में वापस नहीं आते, अगर तुमने कल मुझे दिन दहाड़े गोलियों से नहीं डराया होता तो मैं शायद सचेत होता। मैं काव्या को कहीं दूर ले जाता। तुम्हारी उस चेतावनी ने, तुम्हारे उस खौफ ने मुझे बेफिक्र कर दिया था कि तुम लोग काव्या को कुछ नहीं करोगे। और उसी बेफिक्री में मैंने अपने प्यार को मौत के घाट उतार दिया। अबे अपनी ही आत्मग्लानि में जल रहा था। उसे लग रहा था कि काव्या के इस हालात का जिम्मेदार वो खुद है। उसने उन पर्दों पर भरोसा किया, उन्हें क्यों खिड़की के सामने बेड पर रहने दिया। अभय ने अपनी आंखें बंद करके एक बहुत ही सर्द और खौफनाक आवाज में कहा, बाहर निकल जाओ सिकंदर, मेरी नजर के सामने से दूर हो जाओ। तभी सिकंदर ने एक और बार उसको मनाने की कोशिश करके कहा, लेकिन छोटे मालिक। अभय ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर दहाड़ मारकर कहा, मैंने कहा बाहर निकल जाओ। उसके सीने का मॉनिटर फिर से पागलों की तरह चीखने लगा। तभी डॉक्टर माथुर ने हिम्मत करके सिकंदर को पीछे की तरफ धकेल कर कहा, सिकंदर भाई, आप प्लीज बाहर जाइए। पेशेंट की हालत बड़ी खराब है, उनके टांके खुल चुके हैं। सिकंदर ने देखा कि अभय का चेहरा अब पीला पड़ रहा था। वो समझ गए कि इस वक्त कुछ भी कहना अभय की जान ले सकता है। इसलिए सिकंदर ने भारी मन से रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं बाहर ही खड़ा हूं मालिक। जब तक काव्या मैडम को होश नहीं आता, मैं यहां से एक इंच भी नहीं हिलूंगा। सिकंदर भारी कदमों से मुड़ा और ओटी से बाहर निकल गया। ओटी का दरवाजा बंद होते ही अभय का सिर वापस तकिए पर गिर गया। तभी नर्सों ने तुरंत उसे सिंडिकेट देने की कोशिश की, लेकिन आगे से अभय ने डॉक्टर माथुर का हाथ कसकर पकड़कर कहा, मुझे मुझे बेहोश मत करना डॉक्टर। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि ऐसी खौफनाक आग थी जो सोलोनिक कुपैटो को और इस पूरी दुनिया को जलाकर राख करने के लिए काफी थी। अभय ने हाँफ कर कहा, डॉक्टर, अगर काव्या अगर काव्या की सांसें रुकी तो तुम याद रखना, जो मेरे पिता तुम्हारे साथ करेंगे मैं उससे 10,000 गुना ज्यादा खौफनाक मौत तुम्हें दूंगा। मेरी पत्नी को जिंदा वापस लाओ किसी भी कीमत पर। डॉक्टर माथुर पसीने से तरबतर हो गई। उन्होंने सिर हिलाया। अभय ने अपनी आंखें बंद कर ली। अभय के दिमाग में अब सिर्फ ये दो नाम हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसने धीरे से सोलोनिक और कुपैटो, तुमने मेरी दुनिया उजाड़ने की कोशिश की। तुमने उस लड़की के सीने में गोली उतारी जिसने अभी अभी मुझे जीना सिखाया था। मेरे पिता तुम्हारी खाल उधेड़ेंगे, लेकिन तुम्हारी रूह को इस दुनिया से मैं खुद विदा करूंगा। अगर मेरी काव्या को कुछ हुआ तो मैं कसम खाता हूं, मैं रशिया से लेकर कनाडा तक तुम्हारे पूरे खानदान को जिंदा जला दूंगा। अभय रायचंद, जो उस खूनी अंडरवर्ल्ड को छोड़कर एक साधारण घर जमाई बना था, आज उस स्नाइपर के गोले ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज इस हॉस्पिटल के बेड पर जो इंसान पैदा हुआ था, वो कोई घर जमाई नहीं था, वो कोई शांत रक्षक नहीं था। वो अंडरवर्ल्ड का सबसे खूंखार, सबसे बेदर्द और सबसे पागल छोटा मालिक था, जिसकी सांसें सिर्फ और सिर्फ काव्या की सांसों के साथ बंधी हुई थी। और दूसरी तरफ ओटी नंबर 2 के उस बंद दरवाजे के पीछे
काव्या की धड़कनें एक बहुत ही बारीक धागे के सहारे लटकी हुई थी। क्या वो उस धागे को पकड़कर वापस अभय की दुनिया में वापस आ पाएंगे, या फिर अभय को हमेशा के लिए एक खूंखार दरिंदा बनाकर दुनिया की खून की नदियां बहाने के लिए अकेला छोड़ जाएगी। ये रात अभी खत्म नहीं हुई थी। संजीवनी अस्पताल के बाहर दिल्ली का सूरज जरूर निकल आया था, लेकिन इस शहर के अंडरवर्ल्ड में कयामत का सबसे काला, सबसे खौफनाक अंधेरा अब छाने वाला था। वहीं ऑपरेशन थिएटर नंबर 1 भारी और नीले रंग का दरवाजा जब सिकंदर के पीछे से बंद हुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रूह को उसके जिस्म से खींच लिया हो। अंडरवर्ल्ड के उस खूंखार दरिंदे के कदम, जो हमेशा किसी चट्टान की तरह मजबूती से सीने पर पड़ते हो, आज लड़खड़ा रहे थे। सिकंदर कॉरिडोर की उस ठंडी सफेद दीवार से पीठ ठिकाकर धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसका और फर्श पर धड़ाम से बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अभी भी अभय का खून से सना हुआ, नफरत और दर्द से भरा हुआ चेहरा घूम रहा था। अभय की वो चीख, तुमने मेरी दुनिया उजाड़ दी सिकंदर, सिकंदर के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। सिकंदर ने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर खुश हो कि उसका छोटा मालिक मौत के मुंह से वापस आ गया, या इस बात पर रोए कि जिस बच्चे को उसने अपने हाथों से पाला है, आज वही बच्चा उसे अपनी पत्नी का कातिल समझ रहा है। लेकिन सिकंदर के पास भावनाओं में बहने का वक्त नहीं था। उसे एक बहुत ही जरूरी और खौफनाक काम करना था। उसे बड़े मालिक को यह खबर देनी थी। सिकंदर ने कांपते हुए हाथों से अपनी टैक्टिकल वेस्ट की जेब से अपना सैटेलाइट फोन निकाला। फोन की स्क्रीन पर खून के कुछ धब्बे लगे थे। उसने अपने अंगूठे से स्क्रीन को साफ किया और सीधे योगेश रायचंद का वो एनक्रिप्टेड नंबर डायल कर दिया। फोन की हर एक घंटी सिकंदर के दिल की धड़कन को और भी ज्यादा तेज कर रही थी। इसी समय उधर दूसरी तरफ पुरानी दिल्ली के उस खौफनाक और सड़े हुए कबाड़ खाने के नीचे बने अंडरग्राउंड बंकर में मौत अपना नंगा नाच नाच रही थी। योगेश रायचंद अपने सफेद शर्ट की आस्तीन मोड़े थे। उनकी शर्ट पर रशियन स्नाइपर फैंटम के खून के ताजे छींटे थे। फैंटम, जो दुनिया का सबसे खूंखार और महंगा हिटमैन था, वो इस वक्त लोहे की भारी जंजीरों से बंधा हुआ था। उसके दोनों घुटने योगेश रायचंद की 50 कैलिबर डेजर्ट ईगल की गोलियों से चकनाचूर हो चुके थे। उसका चेहरा खून से इस कदर सन चुका था कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। योगेश रायचंद अपने हाथ में एक भारी लोहे का प्लास लिए हुए थे और फैंटम की उंगलियों के नाखूनों को एक एक करके नोच रहे थे, ताकि वो सोलोनिक और कैपुटो के बाकी छुपे हुए ठिकानों को सच उगल दे। फैंटम की दर्दनाक चीखें उस बंकर में दीवारों की टकराकर वापस गूंजने लगी। तभी योगेश रायचंद की टैक्टिकल जैकेट की जेब में रखा सैटेलाइट फोन वाइब्रेट होने लगा। योगेश ने प्लास को वहीं फर्श पर फेंक दिया। उनके चेहरे की वो खूंखार और वहशी दरिंदगी एक पल के लिए रुक गई। उन्होंने फोन निकाला और फोन पर सिकंदर का नंबर फ्लैश हो रहा था। योगेश ने तुरंत फोन रिसीव किया और कान कर लगाकर कहा, हाँ सिकंदर, बोलो क्या खबर है। योगेश की आवाज में एक ऐसा खौफनाक ठहराव था जो किसी बड़े तूफान के आने वाले पहले होता है। तभी फोन के उस पार से सिकंदर की भारी और रोती हुई आवाज आई। सिकंदर ने खुशी और राहत के आंसुओं के बीच अपने बड़े मालिक को खुशखबरी सुनाकर कहा, मालिक, अल्लाह का लाख शुक्र है। बड़े मालिक, हमारे छोटे मालिक खतरे से बाहर आ रहे हैं। उन्हें होश आ गया। उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। उसकी ये बात सुनते ही योगेश रायचंद, मतलब दुनिया के सबसे बेदर्द और खूंखार अंडरवर्ल्ड डॉन, का पूरा शरीर एक पल के लिए सुन पड़ गया। उनकी वो बर्फीली और खौफनाक आंखें, जो अभी कुछ सेकंड पहले एक इंसान की खाल उधेड़ रही थी, अचानक छलक उठी। उनके हाथ से पिस्तौल छूटते छूटते बची। 20 सालों में पहली बार योगेश रायचंद के होंठों पर एक सच्ची, गहरी और पिता वाली मुस्कान थी। योगेश रायचंद ने आसमान की तरफ देखकर एक गहरी राहत भरी सांस लेकर कहा, मेरा बेटा, मेरा शेर, वो बच गया। मैंने कहा था ना सिकंदर, रायचंद का खून इतनी आसानी से मौत के आगे घुटने नहीं टेकता। और मेरी बहू काव्या कैसी है? उसके बाद सुनकर सिकंदर की एक तरह से सेकंड के लिए खौफनाक सन्नाटा छा गया। वहीं योगेश की आवाज फिर से सख्त हो गई। उन्होंने दोबारा पूछा, सिकंदर, मैंने कुछ पूछा है। आगे से सिकंदर ने घबरा कर जवाब देकर कहा, मालिक, काव्या मैडम अभी ओटी नंबर 2 में है। डॉक्टर्स उनकी छाती खोले हैं। उनकी हालात बहुत ज्यादा खराब है। कुछ भी कहना बड़ी मुश्किल है। उसके यह बात सुनकर योगेश रायचंद के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अगर काव्या को कुछ हो गया तो उनका बेटा जीता जी मर जाएगा। तभी उधर से सिकंदर ने धीरे से कांप कर कहा,
और एक बात और मालिक, सिकंदर की आवाज अब इतनी ज्यादा कांप रही थी कि उसे लफ्ज ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। उसकी यह बात सुनकर इधर से योगेश ने दहाड़ कर कहा, क्या बात है, साफ साफ बोलो। उधर से सिकंदर ने रोक कर कहा, मालिक, छोटे मालिक को जब होश आया तो मैं उनसे मिलने ओटी में गया था, लेकिन मालिक, छोटे मालिक ने मुझे देखते ही धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वो बहुत गुस्से में है मालिक, वो टूट चुके हैं। उसकी यह बात सुनकर इधर से योगेश ने अपनी भौहें सिकोड़ कर पूछा, गुस्से में क्यों हैं? तुमने उन्हें नहीं बताया कि मैंने उस स्नाइपर को पकड़ लिया है? तभी आगे से सिकंदर ने सिसक कर उस खौफनाक सच को बताकर कहा, मैंने कोशिश की थी मालिक, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं मालिक। छोटे मालिक को एक गलत फहमी हो गई है कि उन पर और काव्या मैडम पर गोलियां हमने चलवाई है। वो आपको और मुझे अपनी पतली का कातिल समझ रहे हैं मालिक। उन्हें लग रहा है कि आपने उन्हें वापस लाने के लिए काव्या मैडम को मौत के घाट उतारने का हुक्म दिया। सिकंदर का यह आखिरी वाक्य योगेश रायचंद के कानों में स्नाइपर बुलेट से भी ज्यादा घातक बनकर उतरा। योगेश रायचंद के पैरों तले की जमीन खिसक गई। अंडरवर्ल्ड का वो भगवान जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को अपने जूतों की नोक पर रखता था, आज एक लाचार पिता की तरह अंदर तक चकनाचूर हो गया। उन्होंने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, मेरा अपना बेटा, मेरा खून, मुझे अपनी पत्नी का कातिल समझ रहा है। यह बड़बड़ाते हुए योगेश राजन के हाथ से सैटेलाइट फोन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उनके सीने में एक ऐसा दर्द उठा जो उस रशियन हिटमैन के किसी भी वार से 10,000 गुना ज्यादा तकलीफ दे था। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाए और बंकर की खुरदरी दीवार से जाकर टकरा गई। उन्हें याद आया कि कैसे 3 साल पहले अभय ने उनके सामने खड़े होकर हथियार उठाने से इनकार किया था। अभय ने कहा था कि यह खून से सनी दौलत नहीं चाहिए। योगेश ने उसे जाने दिया। उन्होंने उसे काव्या के पिता के हाथों में सौंप दिया ताकि उनका बेटा एक शांत जिंदगी जी सके। उन्होंने खुद कसम खाई थी वो कभी अपने बेटे की उस शांत दुनिया में दखल नहीं देंगे। और आज आज वही बेटा ये सोच रहा है कि उसके पिता ने अपनी सत्ता की हवस में उसकी पत्नी का सीना गोलियों से छलनी करवा दिया। ये एक ऐसा इल्जाम था कि जिसे योगेश रायचंद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दुनिया उन्हें दरिंदा कहे, हत्यारा कहे, लेकिन उनका अपना बेटा उन्हें अपनी खुशियों का कातिल समझे, यह उनके लिए मौत से ज्यादा बदतर था। तभी पाशा जो बाहर खड़ा था फोन गिरने की आवाज सुनकर अंदर दौड़कर आया और उसने चिंतित स्वर में पूछा, मालिक, मालिक, आप ठीक तो हैं? आगे से योगेश ने अपना एक हाथ उठाकर पाशा को रुकने का इशारा किया। उनका चेहरा अब तक एक अजीब सी तड़प और आंसुओं से भीग गया था। उन्होंने हाँप कर एक बहुत ही भारी आवाज में हुक्म देकर कहा, पाशा, इस रशियन कुत्ते को यहीं जंजीरों से बांध कर छोड़ दो। इसका खून बहने दो, इसे दर्द में तड़पने दो। मैं भी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। उसकी यह बात सुनकर आगे से पाशा ने घबरा कर कहा, लेकिन मालिक, सोलोनी के ठिकानों का क्या? इससे पूछताछ। तब योगेश ने दहाड़ कर कहा, इस दुनिया का हर माफिया, हर सिंडिकेट मेरे बेटे की नफरत के आगे मिट्टी है। पाशा, मेरा बेटा मुझे कातिल समझ रहा है। मुझे अभी के अभी अपने बेटे के पास जाना है। गाड़ियां निकालो। ये कहकर योगेश रायचंद उस बंकर की सीढ़ियों पर तेजी से चढ़कर बाहर आ गए। उनकी आंखें लाल थी। वो उसी खून से सने हुए कपड़ों में, उसी टैक्टिकल जैकेट में सीधे अपनी काली बीस्ट में जाकर बैठ गई। उन्हें ड्राइवर को चीख कर ऑर्डर देकर कहा, संजीवनी अस्पताल, अगर रास्ते में कोई गाड़ी आए तो उसे उड़ा देना, लेकिन मुझे अगले 10 मिनट में वहां पहुंचा दो। इसी के साथ गाड़ियों का वो खौफनाक काफिला पुरानी दिल्ली की उन संकरी गलियों को चीरकर सायरन बजाकर एक पिता की उस बेतहाशा तड़प और बेचैनी के साथ संजीवनी हॉस्पिटल की तरफ हवा में भी तेज रफ्तार से दौड़ पड़ा। योगेश रायचंद बस किसी तरह अपने बेटे के पास पहुंचकर उसे बताना चाहते थे कि उसका पिता एक राक्षस जरूर हो सकता है, लेकिन वो अपने बेटे ही की खुशियों का कत्ल कभी नहीं कर सकता। जब योगेश बेसब्री से अपने बेटे को समझने के और समझाने के लिए हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उधर संजीवनी अस्पताल के उस सफेद और खौफनाक सन्नाटे वाले ऑपरेशन थिएटर नंबर 1 में एक अलग ही जंग लड़ी जा रही थी। सिकंदर के बाहर जाने के बाद ओटे का माहौल और भी ज्यादा भारी और घुटन भरा हो गया। अभय का वो कसरती शरीर जो पसलियों के टूटने, फेफड़ों के फटने, अथाह खून बहने की वजह से पूरी तरह निडार हो चुका था, वो अब एक अजीब से सुपर नेचुरल पागलपन से भर उठा था। अभय के सीने पर सफेद और चौड़ी पट्टियां बंधी थी, जिन पर खून के लाल धब्बे फिर से उभरने लगे थे। उनके हाथों में आईवी लाइंस लगी थी। उनके मुंह पर वो छोटी ऑक्सीजन ट्यूब लगी थी। लेकिन काव्या की उस क्रिटिकल हालात के बारे में सुनकर और इस गलत फहमी के साथ कि ये सब उसके पिता ने किया धरा है, अभय का वो कमांडो वाला दिमाग अब
शरीर की हर एक मेडिकल साइंस को चुनौती दे रहा था। अभय ने अपने बाएं हाथ को, जिसमें ड्रिप लगा था, झटके से खींचा। सुई उसके नस को फाड़ती बाहर निकल गई और खून की एक पिचकारी उड़कर सफेद चादर पर गिरी। ये देखते ही डॉक्टर माथुर उनके साथ खड़ी 3 नर्सें खौफ से चीख पड़ी। तुरंत अभय को पकड़ने के लिए दौड़ी। उसने घबरा कर कहा, सर सर, आप ये क्या कर रहे हैं सर? तभी आगे से अभय ने अपने सूखे, खून से सने होठों को हाँप कर एक खौफनाक गुर्राहट के साथ कहा, मुझे कहवे के पास जाना है। ये कहते उसने दूसरे हाथ से अपने सीने पर लगे ईसीजी मॉनिटर के तारों को नोचना शुरू कर दिया। ये सब देखकर डॉक्टर माथुर पसीने पसीने हो गए। उन्होंने अपने 3 जूनियर सर्जन को आवाज देकर कहा, अरे कोई पकड़ो इन्हें, इन्हें रोको। उनका ये ऑर्डर सुनते ही 4 हट्टे कट्टे डॉक्टर्स ने मिलकर अभय के कंधों और बाएं कंधे को कसकर पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती बेड पर दबाने की कोशिश करने लगे। तभी अभय ने चिल्लाकर कहा, छोड़ो मुझे। अभय अपनी पूरी पार्श्विक ताकत लगाते हुए उन 4 डॉक्टर से भिड़ गया। तभी आगे से डॉक्टर माथुर ने लगभग रोकर अभय को कसकर दबाकर विनती करते कहा, मालिक प्लीज समझने की कोशिश कीजिए मालिक, आपके राइट लंग में बहुत गहरे टांगे हैं, आपकी 3 पसलियां टूटी है। अगर आप बेड से उठेंगे तो आपके टांके पूरी तरह खुल जाएंगे और आपके सीने में भयंकर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, जिससे आपकी मौत हो सकती है मालिक। अभय ने अपनी लाल और खौफनाक आंखों से डॉक्टर माथुर को घूर कर चिल्ला कर कहा, तो मुझे मरने दो। उसके सीने में उठने वाला दर्द इतना भयंकर था कि कोई आम इंसान उस दर्द से बेहोश हो जाता, लेकिन अभय का वो दर्द काव्या के सीने में लगे उस गोली के दर्द के बिल्कुल सामने कुछ नहीं था। अभय की आंखों में आंसुओं का एक सैलाब बह रहा था। उसने अपना पूरा जोर लगाकर चिल्ला कर कहा, अगर मेरी काव्या, मेरी जान उस दूसरे कमरे में जिंदगी की भीख मांग रही तो मैं यहाँ इस बेड पर कैसे लेट सकता हूँ डॉक्टर? मुझे उसके पास ले चलो, मुझे बस उसको देखना है और मुझे उसे छूना है, उसे मेरी जरूरत है। अभय की आवाज में एक ऐसी तड़प थी जिसने वहां खड़े हर एक डॉक्टर और नर्स की आंखों में आंसू ला दिए। तभी एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट ने अभय के पैर पकड़कर कहा, मालिक हम आपकी भावनाएं समझते हैं, लेकिन काव्या मैडम का ऑपरेशन अभी चल रहा है। वहां एक पूरी कार्डियोथोरेसिक टीम उनका सीना खोले हुए है। वो पूरी तरह से सेटलाइज्ड माहौल है। आप इस हालात में खून से लथपथ होकर वहां नहीं जा सकते। वहां का इन्फेक्शन काव्या मैडम की जान ले सकता है। उनके बात सुनकर अभय के हाथ सेकंड के लिए रुक गए। इन्फेक्शन, काव्या की जान, एक ऐसा डर था जिसने अभय की शारीरिक ताकत से नहीं बल्कि मानसिक रूप से वहीं बेड पर सुन कर दिया। वो अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए तड़प रहा था। वो किसी भी कीमत पर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। अभय के शरीर की वो सारी बगावत, वो सारी आक्रामकता अचानक एक भयानक बेबसी में टूट गई। वो वापस उस तकिए पर गिर पड़ा। उसकी सांसें बड़ी तेजी से चल रही थी। नर्सों ने तुरंत आगे बढ़कर उसके हाथ में वापस आईवी लाइन लगाई और उसे दर्द कम करने की दवाई का हैवी डोज देना शुरू कर दिया। तभी अभय ने बच्चों की तरह सिसक कर डॉक्टर माथुर का हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़कर कहा, वो कैसी है डॉक्टर? बस मुझे इतना बता दो, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी ना? अंडरवर्ल्ड का वो छोटा मालिक जिसे दर्द का कोई खौफ नहीं था, आज वो एक डॉक्टर के सामने अपनी दुनिया की भीख मांग रहा था। उसकी ये बात सुनकर डॉक्टर माथुर ने अपनी नजरें झुका ली। वो झूठ नहीं बोल सकते थे क्योंकि योगेश रायचंद ने उन्हें सच बोलने की हिदायत दी थी। डॉक्टर माथुर ने बहुत ही कांपती हुई आवाज में कहा, मालिक, गोली उनके दिल के बाहरी झिल्ली को बुरी तरह से डैमेज कर गई। उनका बहुत ज्यादा खून बह चुका है। हमारी सीनियर टीम उनके दिल के पास की आर्टरीज को रिपेयर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लेकिन उनका शरीर अब रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा। वो कार्डियक अरेस्ट के मुहाने पर है। उसके बाद सुनते ही अभय की आंखें फैल गई। अभय के गले में घुटी एक आवाज निकली। उसने धीरे से कहा, नहीं। तभी डॉक्टर ने समझा कर कहा, मालिक, आपको हिम्मत रखनी होगी। आप बहुत कमजोर हैं। अगर आपको ही कुछ हो गया तो कावा मैडम को कौन देखेगा? उसकी बात सुनकर अभय ने अपने दांत पीस कर कहा, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। उसकी आंखों में अब आंसू सूख चुके थे। उसकी जगह एक ऐसी सर्द, खूंखार और भयानक आग ले चुकी थी जो दुनिया को भस्म करने के लिए तैयार थी। उसने एक खौफनाक आवाज में आगे कहा, अगर मेरी पत्नी की सांसें रुकी डॉक्टर, तो याद रखना मैं इस दुनिया के हर एक इंसान को खत्म कर दूंगा जिसका नाम योगेश रायचंद है, सिकंदर है या सोलोनिक है। यह उसकी धमकी सुनकर डॉक्टर माथुर खूब पीछे हट गए। ठीक उसी वक्त ओटी नंबर 1 में सब चल रहा था। तभी ओटी के बाहर उस लंबे सफेद और शांत कॉरिडोर में लिफ्ट के दरवाजे एक हल्की से डिंग के साथ खुले। लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही सिकंदर रंगा और वहां तैनात
दर्जनों कमांडो झटके से सीधे खड़े हो गए। तभी लिफ्ट से योगेश रायचंद बाहर निकले। उनकी हालात देखने लायक थी। उन्होंने वो काली टैक्टिकल वेस्ट पहनी हुई थी। उनकी शर्ट पर रशियन स्नाइपर फैंटम का खून लगा था। उनके हाथों में अभी भी वो लेदर ग्लव्स थे। उनकी दोनों डेजर्ट ईगल पिस्तौलें उनकी जांघों पर बंधी हुई थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी बेतहाशा तड़प, घबराहट और एक पिता की लाचारी थी जो आज तक किसी ने नहीं देखी थी। तभी सिकंदर ने दौड़कर उनके पास आकर कहा, मालिक। योगेश ने बिना कोई वक्त बर्बाद किए एक ही सांस में पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? आगे से सिकंदर ने धीरे से कहा, मालिक वो ओटी नंबर 1 में है, वो होश में है, लेकिन सिकंदर अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। योगेश रायचंद उसे पीछे धकेलकर भारी और तेज कदमों के साथ सीधे ओटी नंबर 1 के उस भारी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। उन्हें किसी सटलाइजेशन या प्रोटोकॉल की परवाह नहीं थी। उनके लिए इस वक्त सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, अपने बेटे की आंखों में देखना और उसे बताना कि उसका पिता कातिल नहीं है। योगेश ने अपने दोनों मजबूत हाथों से उस ओटी के दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा पूरी ताकत से खुला और दीवार से जा टकराया। ओटी के अंदर खड़े डॉक्टर माथुर जूनियर सर्जन्स, सारी नर्सें अचानक हुए धमाके से खौफ से कांप गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के चौखट पर साक्षात देवता योगेश रायचंद खड़ा था। खून से सने कपड़े, हथियारों से लैस शरीर, आंखों में वो जलता हुआ तूफान। डॉक्टर्स के डर के मारे पीछे हट गए। उन्होंने बेड के आसपास का पूरा रास्ता खाली कर दिया। लेकिन बेड पर लेटे हुए अभय की नजरें जैसे ही दरवाजे पर पड़ी, अभय का शरीर एकदम से तन गया। उस मॉनिटर की बीप बीप की आवाज बड़ी अचानक तेज हो गई। अभय की आंखों में वो आंसू थे जो एक ही सेकंड में खोलते हुए खून में बदल गए। उस इंसान को अपने सामने देखकर जिसे वो अपनी काव्या का कातिल समझ रहा था, अभय के अंदर का वो सारा दर्द, वो सारी कमजोरी एक भयंकर और प्रलयंकारी गुस्से में तब्दील हो गई। तब योगेश रायचंद भारी और कांपते कदमों के साथ चलकर अभय के बेड के पास आ गए और उन्होंने अपने बेटे की उस खून से सनी हुई छाती को देखा, उन ट्यूब्स को देखा और उस पीले पड़े हुए चेहरे को देखा। ये देखकर एक पिता का दिल फटने लगा। उन्होंने धीरे से कहा, अभय। योगेश रायचंद के मुंह के नाम पर एक सिसकी की तरह निकला। उन्होंने अपना वो मजबूत और खुरदरा दायां हाथ आगे बढ़ाया ताकि वो अपने बेटे के माथे को छू सके। 3 साल बाद वो अपने बेटे को करीब से देख रहे थे। लेकिन इससे पहले कि योगेश अपना हाथ अभय के माथे तक पहुंचा पाता, अभय ने अपने बाएं हाथ से अपने आईवी लाइंस लगी हुई थी, अपनी पूरी पाशवी ताकत लगाकर अपने पिता के हाथ को जोर से झटक कर कहा, मुझे छूना मत। वो झटका इतना तेज था कि योगेश रायचंद का हाथ हवा में छिटक गया। पूरे ओटी में एक ऐसा सन्नाटा छा गया कि वहां सुई गिरने की आवाज भी बम के जैसे धमाके की लगी। डॉक्टर माथुर और बाकी स्टाफ अपनी सांसें रोके दीवार से चिपक गई। दुनिया का सबसे खूंखार डॉन, जिसके सामने प्रधानमंत्री भी अपनी नजरें नहीं मिलाते थे, आज उसके सामने उसके बेटे ने उसका हाथ झटक दिया। योगेश रायचंद वहीं के वहीं बुत बनकर खड़े रह गए। उनकी आंखों में एक गहरा दर्द और भयानक सदमा तैर गया। अभय ने अपनी फटी हुई खून से सनी खौफनाक आवाज में कहा, आप यहाँ क्या करने आए हो? क्या ये देखने आए हो कि आपका निशाना सही लगा नहीं? क्या ये कंफर्म करने आए हो कि आपका एक बागी बेटा मरा है या जिंदा है? उसकी आंखों में नफरत थी। उसकी ये बातें सुनकर उधर से योगेश रायचंद ने धीरे से कहा, अभय, मेरे बच्चे, तू ये क्या कह रहा है? योगेश रायचंद की आवाज कांप रही थी। वंडरवर्ल्ड का डॉन आज एक लाचार और बेबस पिता की तरह अपने बेटे के सामने सफाई देने की कोशिश कर रहा था। तभी अभय ने दहाड़ कर कहा, चुप रहिए आप। मुझे बच्चा कहने का आपको कोई हक नहीं। आपने आज वो हक खो दिया है। आपने आपने मेरी काव्या को मारने की कोशिश की। आपने उस लड़के का खून बहाया जिसने मुझे इस नर्क से निकालकर एक जिंदगी दी है। आपकी वजह से आज वो लड़की मौत से लड़ रही है। उसके सीने पर टाके से खींचने लगे। ये कहते हुए अभय की आंखों से नफरत और दर्द के आंसू बह रहे थे। उसने सिसक कर आगे कहा, मैंने आपसे क्या मांगा था? सिर्फ एक शांत जिंदगी। मैंने आपका वो खूनी एम्पायर छोड़ दिया था। मैं 3 साल तक एक घर जमाई बनकर गालियां सुनकर जी रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि मैं एक नर्क से दूर रह सकूं। आपने क्या किया? आपने अपने ईगो और अपनी सत्ता की हवस में मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। उसकी यह बातें सुनकर योगेश रायचंद ने आगे बढ़कर अपना कंधा पकड़ने की कोशिश करके कहा, अभय, मेरी बात सुन बेटा। तभी अभय ने फिर से उन्हें धक्का देकर कहा,
दूर हटिए मुझसे। सिकंदर ने मुझे बताया था 2 दिन पहले दोपहर को उसने मुझे आपके ही नाम की धमकी दी थी। उसने कहा कि बड़े मालिक तुम्हें तिल तिल कर मारेंगे और परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और तुम पर सीधा वार करेंगे। आप इतने बड़े कायर निकले। आपने मेरे सीने पर गोली मारने के साथ साथ मेरी काव्या का सीना छलनी कर दिया। उसकी यह बात सुनकर योगेश रायचंद का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। वो समझ रहे थे कि उस दिन दहाड़े वाली फायरिंग जिसे सिकंदर ने सिर्फ डराने के लिए किया था, उसी फायरिंग की वजह से ही अभय को यह गलत फहमी हुई थी। अभय सोच रहा था कि उस दिन वाली फायरिंग और कल रात की स्नाइपर वाली फायरिंग दोनों एक ही इंसान यानी उसके पिता ने करवाई है। तब योगेश ने अपने दोनों हाथ अभय के गालों पर रखने की कोशिश करके कहा, अभय। लेकिन आगे से अभय का अपना चेहरा उसने घुमा लिया। ये देखकर योगेश की आंखों में आंसू छलक पड़े, जो उन्होंने पिछले 40 सालों में किसी के सामने नहीं बहाए थे। योगेश रायचंद की आवाज अब रोने में तब्दील हो चुकी थी। उसने सिसक कर कहा, मेरे बेटे, मेरे खून में एक राक्षस हो सकता है, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा हो सकता हूँ, लेकिन मैं तेरा बाप हूँ अभय। मैं दुनिया को आग लगा सकता हूँ, लेकिन अपने बच्चे के सीने में गोली उतारने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। यह कहते हुए योगेश ने अपने दोनों हाथों से अभय को कांपते चेहरे को अपनी तरफ मोड़ कर कहा, मेरी आंखों में देख अभय। क्या तुझे इन आंखों में अपने लिए कोई नफरत नजर आती है? क्या एक बाप अपनी औलाद को मौत की नींद सुला सकता है? योगेश रायचंद की वो तड़प, वो बेबसी इस कदर सच्ची थे कि एक पल के लिए ओटे का खौफनाक माहौल पिघल गया। तभी योगेश ने तेजी से पूरी सच्चाई शुरू करके कहा, तू जिसे मेरा हुक्म समझ रहा है, वो मेरा हुक्म नहीं था अभय। उस दिन दोपहर वाली वो फायरिंग सिर्फ सिकंदर की एक बेवकूफ़ी थी, तुझे डराने के लिए। लेकिन कल रात मल्होत्रा मैंशन में जो हुआ, वो गोली मैंने नहीं चलवाई, वो गोली फैंटम ने चलाई। वो एक रशियन स्नाइपर था जिसे अलेक्जेंडर सोलोनिक और मार्टिन कुपैटो ने भेजा था। उनकी ये बात सुनकर अभय की आंखों में एक पल के लिए चौड़ी हो गई। सिकंदर ने उसे यही नाम बताए थे, लेकिन अभय के अंदर पल रहा वो दर्द, काव्या की मौत से जुड़ती वो हालत, उसे किसी भी सच्चाई को मानने से रोक रही थी। उसे लग रहा था कि यह सब उसके पिता का नया जाल है। अभय ने एक बहुत ही खौफनाक और कड़वी हंसी हंसकर कहा, "हाँ, सोलोनिक कुपैटो आपके दुश्मन? तो इसका मतलब ये गोलियां आपके दुश्मन ने चलवाई? इसका मतलब कि मेरी काव्या बेगुनाह आपके उन खूनी दुश्मनों की आपसी रंजिश का शिकार हुई है?" ये कहते हुए अभय ने अपने सीने को पकड़कर हाँप कर योगेश की आंखों में सीधा देखकर कहा, तो फर्क क्या पड़ता है मिस्टर योगेश रायचंद? क्या फर्क पड़ता है कि गोली आपने चलाई या सोलोनिक ने? मेरी ये काव्या तो मौत के मुहाने पर खड़ी है ना। और वो क्यों खड़ी है? क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, क्योंकि मेरे रगों में आपका वो गंदा खूनी शापित खून दौड़ रहा है। आपकी उस खूनी दुनिया की परछाई ने आज मेरी दुनिया को उजाड़ दिया है। ये एक ऐसा सच था जिसे योगेश रायचंद नकार नहीं सकते थे। सोलोनिक और कोपैटो ने यह हमला अभय पर इसलिए किया था क्योंकि अभय योगेश रायचंद का बेटा था। अगर अभय एक आम इंसान होता तो रशियन स्नाइपर कभी मल्होत्रा मैंशन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। काव्या का खून किसी न किसी के रूप में योगेश रायचंद के उस काले एम्पायर की ही कीमत था। योगेश रायचंद का सिर शर्म और बेबसी से झुक गया। उनका वो सारा गुरूर, वो हथियारों की खनक, वंडरवर्ल्ड का तख्त, सब कुछ इस ओटे के बेड पर अपने बेटे के इन तानों के नीचे कुचला जा चुका था। योगेश रायचंद ने अपने आंसू पोंछकर एक गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, ये सच है अभय कि मेरी दुनिया में तुम्हारी दुनिया को उजाड़ा। मेरी परछाई ने तुम्हारी काव्या के खून से नहलाया। मैं इस गुनाह से मुकर नहीं सकता। ये कहते योगेश रायचंद धीरे से पीछे हटे। उनके वो खौफनाक और सर्द आंखें, जिनमें अभी कुछ देर पहले एक पिता के आंसू थे, वो अब अचानक एक भयंकर और प्रलयंकारी तूफान में तब्दील होने लगे। उन्होंने अपने टैक्टिकल वेस्ट को ठीक किया। योगेश रायचंद ने एक ऐसी खामोश दहाड़ के साथ कहा जिसने पूरे ओटी को दहशत में बदल दिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम मुझे नफरत करना चाहते हो अभय, करो। तुम मुझे अपनी काव्या का कातिल समझना चाहते हो, समझो। लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूं और एक पिता का फर्ज होता है अपने बच्चों को, दुश्मनों को इस दुनिया से मिटा देना। ये कहते हुए योगेश रायचंद दरवाजे की तरफ मुड़े। योगेश ने पीछे मुड़े बिना आगे कहा, काव्या को कुछ नहीं होगा। मैं अपनी जान के बाजी लगाकर पूरी दुनिया के सर्जन्स को यहाँ लाकर जिंदा उसे रखूंगा, लेकिन सोलिनिक और कुपैटो आज के बाद वो सांस नहीं लेंगे। उन्होंने मेरे बेटे के सीने में 2 गोलियां उतारी। मैं रशिया और कनाडा में उनकी पीढ़ियों की लाशें बिछा दूंगा। मैं उन्हें वो नर्क दिखाऊंगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कहते हुए योगेश रायचंद
भारी और खौफनाक कदमों से ओटे से बाहर निकल गया। दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। उनके जाते ही ओटे के अंदर अभय का वो सारा गुस्सा वो अचानक एक गहरी और भयानक कमजोरी में बदल गया। उसका सिर तकिए पर लुढ़क गया। उसकी आंखें छत को घूर रही थी। उसने धीरे से सिसक कर कहा, काव्या, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज। अभय के होठों से सिर्फ एक ही दुआ निकल रही थी। तभी डॉक्टर माथुर और नर्सें तुरंत आगे आई। अभय को फिर से सिडेक्टिव देकर सुलाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा खतरनाक स्तर पर जा रही थी। उधर ओटी के बाहर योगेश रायचंद ने सिकंदर की तरफ देखा। योगेश ने खौफनाक हुक्म जारी करके कहा, सिकंदर, चौपर तैयार करो, मुझे मॉस्को जाना है। आज रात से पहले अलेक्जेंडर सोलोनिक का कटा हुआ सिर मुझे मेरे बेटे के कदमों में चाहिए। अंडरवर्ल्ड का भगवान अब पूरी तरह से पागल हो चुका था। दिल्ली के इस हॉस्पिटल से उठी यह आग अब पूरी दुनिया के नक्शे पर खून की एक ऐसी लकीर खींचने वाली थी जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ कयामत था। और इस सब के बीच ओटी नंबर 2 में लेटी हुई काव्या की एक एक सांस इस पूरी दुनिया को तकदीर तय करने वाली थी। अब वो सर्द और सफेद कॉरिडोर अब एक ऐसे रणभूमि में बदल चुका था जहां हथियारों से नहीं बल्कि जज्बात और बेबसी खौफ से जंग लड़ी जा रही थी। योगेश रायचंद, अंडरवर्ल्ड का वो बेताज बादशाह जिसके एक इशारे पर पूरी दुनिया के माफिया कांपते थे, आज अपने ही बेटे की नफरत में आग से जल रहे थे। अबे के वो शब्द, तुम्हारी उस खूनी दुनिया की परछाई ने आज मेरी दुनिया को लील कर दिया, योगेश के कानों में बार बार हथौड़े की तरह बज रहे थे। योगेश रायचंद का गुस्सा अब एक ऐसे प्रलयंकारी तूफान का रूप ले चुका था जो मास्को से लेकर कनाडा तक सब कुछ राख कर देना चाहता था। उन्होंने मुड़कर अपनी खूंखार आंखों से सिकंदर की तरफ देखा। मास्को जाने के लिए चौपर तैयार करने का हुक्म दे दिया। उनका मकसद साफ था, अलेक्जेंडर सोलोनिक का कटा हुआ सिर अपने बेटे के कदमों में लाकर रखना। लेकिन सिकंदर, जो हमेशा एक खामोश और वफादार परछाई की तरह बड़े मालिक के हर हुक्म की तामील करता था, आज उसके कदम अपनी जगह पर जम गए। उसने देखा कि बड़े मालिक का यह गुस्सा, ये बदले की आग उनके इकलौते वारिस को हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर कर देगी। सिकंदर ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी बड़े मालिक के हुक्म को नहीं टाला था, लेकिन आज बात छोटे मालिक के भविष्य, उस पिता पुत्र के रिश्ते की थी जो अभी अभी मौत के मुहाने से वापस लौटा था। सिकंदर ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और कांपते हुए कदमों से योगेश रायचंद के बिल्कुल सामने आकर उनका रास्ता रोक लिया। तब योगेश ने चिल्लाकर कहा, सिकंदर, रास्ते से हट जाओ, मेरा हुक्म तुमने सुना नहीं। योगेश रायचंद की आवाज एक भूखे शेर की दहाड़ जैसी थी। तभी सिकंदर ने कांप कर कहा, मालिक, मेरी गुस्ताखी माफ कीजिए मालिक, प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं आपके पैर पकड़ता हूं मालिक, आपको अभी मास्को जाने की या कुछ खून खराबा करने की जरूरत नहीं। सिकंदर की खुरदरी और भारी आवाज एक अजीब सी मिन्नत और लाचारी से कांप रही थी। उसने अपने घुटने जमीन पर टिका दिए थे। उसकी ये बात सुनकर योगेश रायचंद की भौहें तन गई, उनकी मुट्ठियां कस गई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तू मुझे सिखाएगा सिकंदर कि मुझे क्या करना है? उस रशियन कुत्ते ने मेरी बहू का सीना छलनी कर दिया और तू चाहता कि मैं शांत रहूं? तभी सिकंदर ने रोकर अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं मालिक, मैं आपके दुश्मन की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं तो छोटे मालिक के दिल की बात कह रहा हूँ। आप खुद सोचिए मालिक, छोटे मालिक ने ये घर, ये एम्पायर, ये दौलत क्यों छोड़ी थी? क्योंकि उन्हें शुरू से इस खून खराबे, इस हिंसा और मौत के खेल से नफरत थी। ये कहते हुए आगे से सिकंदर ने योगेश की आंखों में सीधा देखकर कहा, एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा आईना उनके सामने रखते हुए कहा, मालिक, छोटे मालिक अंदर ओटे के बेड पर पड़े पड़े आपको दुनिया उजाड़ने का जिम्मेदार मान रहे हैं। अगर आप अभी उनके इसी गुस्से के बीच मास्को जाकर सोलोनिक का सिर काट लाएंगे, खून की नदियां बहा देंगे, तो क्या छोटे मालिक खुश होंगे? नहीं मालिक, अगर आप उनके सामने खून खराबा जारी रखेंगे तो आपसे और ज्यादा नफरत करने लगेंगे। वो हमेशा के लिए मान लेंगे कि योगेश रायचंद सिर्फ एक हत्यारा है, एक माफिया और एक पिता नहीं। सिकंदर की यह बातें किसी धारदार तीर की तरह योगेश रायचंद के सीने में उतर रही थी। तभी सिकंदर ने अपनी आंखों में बहते हुए आंसू को पुनः पोंछे ही कहा, मालिक, यह वक्त दुश्मनों से लड़ना का नहीं, यह वक्त अपने बेटे को वापस पाने का है। आपको अभी यहीं रहना चाहिए। आपको इसी हॉस्पिटल में और यही कॉरिडोर में रहकर छोटे मालिक को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि आप इस खून खराबे की दुनिया को छोड़ चुके हैं। आप उनके लिए बदल सकते हैं। जब उन्हें होश आए तो उन्हें बाहर मौत का तांडव नहीं बल्कि एक ऐसा पिता नजर आना चाहिए
जो सिर्फ उनके और परिवार के लिए खड़ा हो। उसकी यह बात सुनकर योगेश रायचंद का उठा हुआ हाथ, जो सिकंदर को धक्का देने के लिए आगे बढ़ा था, वो हवा में रुक गया। अंडरवर्ल्ड के उस भगवान का सारा गुरूर, सारा गुस्सा सिकंदर की इन चंद सच्ची और जज्बाती बातों ने सामने घुटने टेकने लगा। योगेश रायचंद का दिमाग शांत हो गया। उन्होंने महसूस किया कि सिकंदर बिल्कुल सही कह रहा है। अगर उन्होंने आज खून बहाया तो वो सोलनिक को मार देंगे, तो लेकिन बेटे को हमेशा के लिए खो देंगे। अभय को सोलनिक का सिर नहीं बल्कि अपनी काव्या की सांसें चाहिए थी। योगेश रायचंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी वो खौफनाक और सर्द आंखें अचानक भारी हो गई। उन्होंने अपनी सोने की मुट्ठ वाली छड़ी को जमीन पर टिकाया, एक गहरी थकी हुई सांस छोड़कर अपनी आंखें खोली। उनका गुस्सा अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। उन्होंने सिकंदर की तरफ देखा। अंडरवर्ल्ड के उस बादशाह की आंखों में आज एक ऐसी बेबसी, एक ऐसी तड़प थी जिसे देखकर पत्थर भी रो पड़े। उन्होंने धीरे से कहा, तू सही कह रहा है सिकंदर। मैं अपनी ताकत के नशे में भूल गया कि मेरा बेटा इस ताकत से नफरत करता है। योगेश रायचंद की आवाज अब एक लाचार पिता के सिसकी में बदल चुकी थी। ये कहते हुए योगेश रायचंद ने धीरे से झुककर सिकंदर को उसके कंधों पर पकड़कर उठाकर आगे कहा, सिकंदर, अगर अगर मेरा बेटा मेरे पास वापस आने के लिए तैयार हो जाए, अगर मुझे अपना ले, तो मैं कसम खाता हूँ, मैं सच में इस खून खराबे की दुनिया के अंडरवर्ल्ड के तख्त को आज और अभी हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए योगेश की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू जो उनकी गालों पर, उनकी लकीरों पर चमक रहे थे। यह कोई मामूली बात नहीं थी। जिस इंसान ने 40 साल तक पूरी दुनिया के अंडरवर्ल्ड पर राज किया, वो आज एक झटके में सब कुछ त्यागने को तैयार हो गया था। योगेश रायचंद ने भपक कर आगे कहा, मुझे दौलत, ये सत्ता, ये रूस, ये कनाडा, ये सिंडिकेट नहीं चाहिए सिकंदर। मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। मैं अब अपनी बची हुई जिंदगी अपने बेटे और बहू के साथ खुशहाल, शांत और आम इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। मैं उस नरक में वापस नहीं जाना चाहता जहां मुझे अपने ही खून को दर्द में तड़पता हुआ देखना पड़े। ये कहते हुए योगेश रायचंद फूट फूट कर रो पड़े। एक पिता का यह प्रलाप, यह आत्मसमर्पण, यह इतना सच्चा था कि वहां खड़े हर कमांडो, हर गुर्गे की आंखें नम कर गए। सिकंदर का दिल भी भर गया था। उसने बड़े मालिक को कभी इस तरह टूटते हुए नहीं देखा था। सिकंदर ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए बहुत ही नरमी से कहा, बड़े मालिक, अगर आप मेरी बात माने तो इस वक्त मॉस्को के बारे में सोचने के बजाय सिर्फ एक दुआ कीजिए। ये दुआ कीजिए कि ओटी नंबर 2 में लेटी हमारी काव्या मैडम किसी तरह बच जाएं। सिकंदर ने योगेश रायचंद की आंखों में एक नई उम्मीद जगाकर एक बहुत ही गहरी और रणनीतिक बात करके आगे कहा, मालिक, हम सब ने देखा है, छोटे मालिक काव्या मैडम से बेइंतहा प्यार करते हैं। वो उनके लिए पूरी दुनिया को आग लगा सकते हैं। काव्या मैडम इकलौती इंसान है जो छोटे मालिक के उस जिद्दी और पत्थर दिल को पिघला सकती है। अगर काव्या मैडम बच गई और अगर आप उन्हें मना ले, उनका दिल जीत लें, तो वो आपके लिए छोटे मालिक को मना सकती है। छोटे मालिक इस दुनिया में काव्या मैडम की कोई बात, कोई जिद कभी नहीं टाल सकते। काव्या मैडम वो चाबी है जो आपके और आपके बेटे के बीच के इस बंद दरवाजे को खोल सकती है। उसकी ये बातें सुनकर योगेश रायचंद की आंखों में एक नई चमक आ गई। सिकंदर की बात 100% सही थी। काव्या वो इकलौती कड़ी थी जो अभय को इस नफरत के दलदल से बाहर निकाल सकती थी। योगेश ने अपने आंसू पोंछे और कहा, तुम सही कह रहे हो सिकंदर। काव्या को बचाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इकलौता मकसद है। योगेश और सिकंदर के बीच में चल रही इस गहरी और जज्बाती, बेहद आम बातचीत के दौरान उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि कॉरिडोर के एक अंधेरे और खामोश कोने में कोई उनकी हर बात सुन रहा है। ये इंसान थी नीलम मल्होत्रा। वो कल रात से ही, जब से अभय और काव्या को खून से लथपथ स्ट्रेचर पर इस हॉस्पिटल में लाया गया था, नीलम मल्होत्रा की हालत किसी भी जिंदा लाश हो गई थी। उनके बाल बिखर गए थे और उनके महंगे कपड़ों पर उनकी बेटी का खून लगा हुआ था। वो ओटी नंबर 2 के दरवाजे के पास एक कोने फर्श पर ठंडे पर बैठी थी, लगातार अपने हाथों को जोड़कर भगवान से अपनी बच्ची की जिंदगी की मौत की भीख मांग रही थी। उनका वो सारा हाई सोसाइटी का गुरूर, उनका वो सोशलाइट वाला अहंकार, सब कुछ अपनी बेटी के खून से साफ हो चुका था। जब योगेश रायचंद और सिकंदर बात कर रहे थे तो नीलम मल्होत्रा ने एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने सुना कि ये खूंखार माफिया डॉन अपनी सत्ता छोड़ने को तैयार है। उन्होंने ये भी सुना कि कैसे वो लोग काव्या का इस्तेमाल करके अभय को वापस पाना चाहते हैं। नीलम मल्होत्रा जो इस अंडरवर्ल्ड के खौफ से कल रात थर थर कांप रही थी, उनके अंदर अचानक एक माँ की ममता और एक औरत की वो बेखौफ ताकत जाग उठी जो अपनी
औलाद के लिए मौत से भी टकरा सकती है। वो अचानक फर्श पर खड़ी हुई। उनके घुटने कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक खौफनाक आग थी। उन्होंने अपने बिखरे हुए बालों को पीछे किया और भारी लड़खड़ाते हुए कदमों से सीधे उस इंसान की तरफ बढ़ने लगी जिससे पुलिस और सरकारें भी खौफ खाती थी। तभी रंगा और पुलिस के कमांडर ने तुरंत अपनी बंदूकें नीलम की तरफ तान कर कहा, रुक जाइए वहीं। लेकिन नीलम मल्होत्रा नहीं रुकी। तभी योगेश रायचंद ने अपने कमांडोज को दहाड़ कर ऑर्डर देकर कहा, हटाओ ये बंदूकें, ये मेरी समधन है, पीछे हटो सब। उनका ये ऑर्डर सुनते ही कमांडोज तुरंत पीछे हट गए। तभी नीलम मल्होत्रा आकर बिल्कुल योगेश रायचंद के सामने खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर वो आंसुओं की धाराएं सूख चुकी थी। उनकी आंखों में एक ऐसा दर्द और शिकायत थी जो योगेश के सीने को चीर रही थी। नीलम मल्होत्रा ने अपनी कांपती उंगली सीधे योगेश रायचंद के चेहरे की तरफ उठाकर कहा, आप दुनिया के सबसे बड़े डॉन होंगे, लेकिन मेरे लिए आप सिर्फ एक खूनी परछाई का नाम हो, जिसने आज मेरी फूल सी बच्ची को इस हॉस्पिटल के बिस्तर पर मौत से लड़ने के लिए छोड़ दिया। ये बात सुनकर योगेश रायचंद चुप रहे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानते थे कि एक माँ का यह गुस्सा बिल्कुल जायज है। नीलम जी ने रोकर चिल्लाकर कहा, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली मिस्टर रायचंद। आप मेरी बेटे की जिंदगी सिर्फ इस वजह से, उसकी खूनी दुनिया से दुश्मनों की वजह से खतरे में है, और आप सिर्फ स्वार्थी हो। तुम बिल्कुल मेरी बच्ची की उन सांसों के जरिए अपने बेटे को वापस पाने की चालें चल रहे हो। नीलम ने योगेश के बिल्कुल करीब आकर एक खौफनाक चेतावनी देकर कहा, सुन लो मेरी बात कान खोलकर। अगर मेरी बेटी मेरी काव्या को कुछ भी हो गया, अगर उसकी एक भी सांस कम हुई, तो मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। आपका वो बेटा जिसके लिए आप तड़प रहे हैं, वो आपके पास कभी वापस नहीं आएगा। वो जिंदगी भर आपको अपनी पत्नी का कातिल मानेगा, और आप खून के आंसू रोते हुए जिंदगी भर अपने बेटे के लिए तड़पोगे। नीलम मल्होत्रा की यह बातें किसी तेज धार वाले चाकू की तरह योगेश के दिल को काट रही थी। योगेश रायचंद ने बहुत ही भारी और दर्द भरी आवाज में अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, श्रीमती मल्होत्रा, मैं जानता हूं कि मेरी वजह से आज काव्या इस हालत में है, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, मैं अपना सब कुछ लौटा दूंगा, लेकिन मैं आपकी बेटी को, मेरी बहू को कुछ नहीं होने दूंगा। वो मेरी भी बच्ची है। ये कहते हुए अंडरवर्ल्ड के भगवान ने एक माँ के सामने हाथ जोड़ दिए। नीलम मल्होत्रा ने योगेश की आंखों में वो सच्चाई और तड़प देखी। एक माँ होने के नाते वो समझ रही थी कि इस वक्त काव्या को बचाने के लिए इस इंसान की ताकत और दौलत ही उनके काम आ सकती है, और वो ये भी जानती थी कि अभय उनकी बेटी से कितना प्यार करता है। नीलम जी की आंखें थोड़ी नरम पड़ गई, लेकिन उनका इरादा और भी पक्का हो गया। नीलम मल्होत्रा ने अपने आंसू पोंछकर एक बहुत ही अनोखा और ऐतिहासिक सौदा करके कहा, ठीक है, अगर आपने मेरी बेटी की जान बचा ली मिस्टर रायचंद, अगर आपने उसे मौत के उस दरवाजे पर वापस खींच लिया, तो मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं खुद आपके साथ मिलकर काव्या और अभय को समझाने में आपकी मदद करूंगी। मैं खुद उन दोनों को आपके पास वापस लौटाने के लिए मनाऊंगी। मैं आपकी उस टूटी हुई दुनिया को वापस जोड़ने में आपका साथ दूंगी, लेकिन मेरी बेटी मुझे जिंदा चाहिए। यह एक ऐसा सौदा था जिसे योगेश रायचंद के अंदर एक नई और बड़ी उम्मीद की किरण जगा दी। नीलम मल्होत्रा जो कभी अभय से नफरत करती थी, वो आज अभय और उसके पिता के रिश्ते को जोड़ने की गारंटी दे रही थी। योगेश रायचंद का चेहरा चमक उठा। उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ कहा, यह मेरा आपसे वादा है समधन जी। ये कहते हुए उन्होंने तुरंत मुड़कर सिकंदर की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब वो पुराना खौफनाक लेकिन रक्षक वाला बड़े मालिक वापस आ चुका था। योगेश की आवाज पूरे हॉस्पिटल में गूंज उठी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, सिकंदर, काव्या को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके लिए चाहे तुम्हें लंदन से दुनिया के बेस्ट सर्जन को बुलाना पड़े, चाहे अमेरिका के सबसे एडवांस मशीनें एयरलिफ्ट करवानी पड़े, मेरी पूरी दौलत, मेरे पूरे एम्पायर का खजाना खोल दो, पानी की तरह पैसा बहाओ, लेकिन मेरी बहू की धड़कन नहीं रुकनी चाहिए। तभी आगे से सिकंदर ने तुरंत जवाब देकर कहा, जी मालिक, मैं अभी अमेरिका और यूके के सारे मेडिकल बॉयज से संपर्क करता हूँ। सिकंदर ने तुरंत अपना सैटेलाइट फोन निकाला और पागलों की तरह काम पर लग गया। वो बाहर खड़ा दुनिया के चार्टर्ड प्लेन्स, इंटरनेशनल डॉक्टर और मेडिकल सप्लायर्स को करोड़ों रुपए देकर ऑफर काव्या की जान बचाने का इंतजाम करने लगा। इधर बाहर अंडरवर्ल्ड का वो खौफनाक और बेदर्द डॉन अपने बेटे के प्यार को वापस पाने के लिए अपनी बहू की सांसों के लिए तड़प रहा था, दौलत के अंबार खोल रहा था। लेकिन उधर ऑपरेशन थिएटर नंबर 2 के उस बंद और सर्द कमरे के अंदर
काव्या की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वहां का नजारा किसी हॉरर फिल्म की तरह था। काव्या उस ठंडी सर्जिकल टेबल पर बेसुध लेटी थी। उसका वो खूबसूरत और गोरा चेहरा अब खून की कमी से पीला और कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। उसके सीने को सर्जन्स ने चीर कर खोला हुआ था और ताकि अंदर उस भयंकर ब्लीडिंग को रोका जा सके। गोली जो कहर बरपाई गई थी वो उम्मीद से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। 7.62 mm की स्नाइपर गोली ने काव्या के दिल के बिल्कुल करीब से गुजरकर लंग्स की पल्मोनरी आर्टरी और दिल की बाहरी पेरिकार्डियम को बुरी तरह से फाड़ दिया था। तभी चीफ कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉक्टर सेन गुप्ता पसीने से नहाए हुए चिल्लाकर बोले, सक्शन सक्शन, बहुत ज्यादा खून बह रहा है। काव्या के मुंह से वेंटिलेटर की एक मोटी और पारदर्शी प्लास्टिक की एंड्रियोटिक्सल ट्यूब सीधे उसके गले से होते उसके लंग्स में डाली गई। मशीन फिस फिस की आवाज के साथ काव्या के शरीर के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीजन पंप कर रही थी, क्योंकि काव्या के अपने फेफड़े अब काम करना बंद कर चुके थे। ओटी के अंदर मौजूद 6 सीनियर डॉक्टर्स और 4 नर्सों ने माथे पर पसीने की धारा बह रही थी। उनका पूरा तजुर्बा, उनकी सारी डिग्रियां आज काव्या के इस डैमेज के सामने फेल होती नजर आ रही थी। तभी मॉनिटर के पास खड़ी एनेस्थेटिक्स नर्स ने खौफजदा होकर रिपोर्ट देकर कहा, सर, पेशेंट का हार्ट बड़ा तेजी से गिर रहा है और उनकी पल्स बड़ी कम होती जा रही है। तभी बात सुनकर डॉक्टर सेन गुप्ता ने चिल्लाकर कहा, डिफिब्रिलेटर चार्ज करो 200 जूल पर। उन्होंने शॉक पैड्स लिए और काव्या के खुले हुए सीने के पास दिल पर रखकर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया। काव्या का बेजान शरीर टेबल पर एक झटके से उछला। सबकी नजरें मॉनिटर पर टिक गई, लेकिन वो हरी लाइन अभी भी बड़ी सुस्त और धीमी गति से चल रही थी। दिल ठीक से पंप नहीं कर पा रहा था। तभी डॉक्टर सेन गुप्ता ने अपनी आंखें बंद कर ली, एक गहरी हताशा और ठंडी सांस छोड़ी। उन्होंने अपने खून से सने ग्लव्स को उतारा और बाकी सीनियर सर्जन की तरफ देखा। ओटी के अंदर एक भयानक सन्नाटा छा गया। वेंटिलेटर पर पंप होने की खौफनाक आवाज आ रही थी। तभी डॉक्टर सेन गुप्ता ने अपनी कांपती आवाज में बहुत ही भारी मन से कहा, मुझे लगता है कि अब इनका बचना मुश्किल है। उसकी यह बात सुनते ही बाकी डॉक्टर्स के चेहरे के रंग उड़ गए। उन्हें पता था कि इस पेशेंट्स के मरने का मतलब है बाहर खड़े उस खौफनाक माफिया के हाथों उनकी मौत। तभी डॉक्टर सेन गुप्ता ने मॉनिटर की तरफ इशारा करके समझा कर कहा, हमने गोली तो निकाल दी, हमने ब्लीडिंग को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया, लेकिन पेशेंट का दिल उस शॉक और ब्लड लॉस से रिकवर नहीं कर पा रहा। मायोकार्डियम बड़ी कमजोर हो चुकी है। इन झटकों से दिल कभी भी काम करना बंद कर सकता है। डॉक्टर सेन गुप्ता ने एक तौलिए से अपना पसीना पोंछकर डर के कहा, हमें हमें पेशेंट के परिवार को बता देना चाहिए। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि उनके हालात अभी भी एक्सट्रीमली क्रिटिकल है। इस पेशेंट के पास, काव्या जी के पास, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का वक्त है। अगर अगले 24 घंटे में उनके दिल ने खुद को नॉर्मल पंपिंग शुरू नहीं की तो उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं। हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि पेशेंट की हार्ट बीट लगातार गिरती जा रही है। उनकी यह बातें सुनकर ओटी में मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई। 24 घंटे की मोहलत, और वो अंडरवर्ल्ड के उस बादशाह के सामने जिसने उन्हें जिंदा छोड़ने की कसम खाई थी। तभी एक जूनियर डॉक्टर के रोने की हालात में उसने कहा, सर, अगर हम बाहर जाके बड़े मालिक को ये कहेंगे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, तो वो हमें इसी ओटी में गोलियों से भून देंगे। तभी ओटी के कोने में खड़ी डॉक्टरों की उस टीम ने दिल्ली के एक बहुत ही नामी और अनुभवी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर खन्ना की आगे की तरफ आई। उन्होंने चेहरे पर अभी हार नहीं मानी थी, बल्कि गहरी सोच थी। डॉक्टर खन्ना ने मॉनिटर के ग्राफ्स को बड़ी बारीकी से देखकर कहा, रुकिए डॉक्टर सेन गुप्ता, हमारे पास अभी एक रास्ता है, एक आखिरी रास्ता। उनकी यह बात सुनकर सबकी नजरें तुरंत डॉक्टर खन्ना पर टिक गई, जैसे अंधेरे में किसी को रोशनी की किरण मिल गई। तभी डॉक्टर सेन गुप्ता ने एक्साइटमेंट में पूछा, कैसा रास्ता डॉक्टर खन्ना, क्या है वो? आगे से डॉक्टर खन्ना ने काव्या के सीने की तरफ इशारा करके समझा कर कहा, देखिए, गोली के इम्पैक्ट से हार्ट अटैक इलेक्ट्रिक पाथवे में एक भयंकर ब्लॉकेज आई। अगर हम एक खास दवा एडवांस एडेनोसिन एक्स इंजेक्टर, जो अभी सिर्फ ट्रायल और स्पेशल केसेस के लिए इस्तेमाल होता है, उसे सीधे पेशेंट के हार्ट चैम्बर में इंजेक्ट करें, तो ये इंजेक्शन हार्ट के उस इलेक्ट्रिकल शॉक्स को रीस्टार्ट कर सकता है। उनकी यह बात सुनकर डॉक्टर खन्ना की आंखों में एक उम्मीद की चमक आई। उन्होंने एक्साइटेड होकर कहा,
अगर हमने वो इंजेक्शन सही समय पर दे दिया तो इनका हार्ट दोबारा से नॉर्मल पंप करने लगेगा। ये इंजेक्शन मृत होती है और ड्राइंग सेल्स को तुरंत एनर्जी दे सकता है। तभी जूनियर डॉक्टर ने खुशी से उछल कर कहा, तो फिर लगाइए वो इंजेक्शन, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? लेकिन डॉक्टर खन्ना का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने अपना सिर ना में हिला दिया। डॉक्टर खन्ना ने ठंडी सांस छोड़कर कहा, यह इतना आसान नहीं है। ये एडवांस एडेनोसिन एक्स इंजेक्शन इंडिया में कहीं नहीं मिलता। ये कोई आम दवा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के कुछ गिने चुने टॉप रिसर्च हॉस्पिटल में मौजूद है। वहीं बनता है, इसका कोई भी स्टॉक एशिया में नहीं। ये सुनकर सारे डॉक्टर्स के चेहरों पर थोड़ी सी खुशी आई थी, वो भी एक सेकंड में काफुर हो गई। वहीं डॉक्टर सेन गुप्ता ने निराशा में अपना माथा पीट कर कहा, अमेरिका में? डॉक्टर खन्ना, आप भी क्या बात कर रहे हैं? पेशेंट के पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त है। हमें इंजेक्शन हर हाल में 24 घंटे में पहले लगाना ही पड़ेगा, वरना हार्ट पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। और इतनी जल्दी वो इंजेक्शन अमेरिका से इंडिया इस ओटी में क्या आएगा कैसे? ये तो लॉजिस्टिकली नामुमकिन है। ये कोई कोरियर नहीं जिसे हम ऑर्डर कर दे। उनकी बातें सुनकर ओटी में फिर से वही सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि उनकी उम्मीद नहीं बची। काव्या का मरना तय है और इसके साथ भी उनका भी। लेकिन तभी उस पहले वाले डॉक्टर सर्जन डॉक्टर माथुर, जो अभी अभी डॉक्टर अभय के ओटी से आए थे, उस टीम को असिस्ट कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें उठाई और अजीब सी पागलपन भरी बहुत लॉजिकल चमक थी। तभी डॉक्टर माथुर ने एक बहुत ही हल्की नर्वस हंसी हंसकर कहा, नामुमकिन डॉक्टर सेन गुप्ता, आप शायद भूल रहे हैं कि बाहर उस दरवाजे के पार कौन खड़ा है। उसकी बात सुनकर सबने डॉक्टर माथुर की तरफ देखा। तभी डॉक्टर माथुर ने अपनी बातों पर जोर देकर कहा, बाहर जो अंडरवर्ल्ड के बड़े मालिक खड़े हैं ना, योगेश रायचंद, उनके लिए इस दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। वो इंसान जो आधे घंटे के अंदर हम सबको हमारे घरों से चौपर से उठवा सकता है, वो इंसान जो पूरी दिल्ली को एक किले में बदल सकता है, उसके लिए एक छोटा सा इंजेक्शन अमेरिका से मंगाना कोई बड़ी बात नहीं। उनकी बात सुनकर डॉक्टर माथुर की बाकी डॉक्टर्स के रोंगटे खड़े हो गए। तभी डॉक्टर सेन गुप्ता ने चौंक कर कहा, आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर माथुर? तभी डॉक्टर माथुर ने दृढ़ता से कहा, मैं सच कह रहा हूं। आप 24 घंटे की बात कर रहे हैं। अगर हम बाहर जाकर उन्हें बताएं कि बहू की जान बचाने के लिए अमेरिका की वो चीज चाहिए, तो 24 घंटे छोड़ो, 12 घंटे में इंजेक्शन यहाँ ओटी में टेबल पर अवेलेबल करवा देंगे। उनके प्राइवेट जेट्स, उनका नेटवर्क अमेरिका की सरकार को भी खरीद सकते हैं। ये कहते हुए डॉक्टर माथुर ने गहरी सांस ली। अपने साथी सर्जन को एक चेतावनी देकर कहा, बस हमें ये देखना होगा कि हमें ये इंश्योर करना होगा कि जब तक इंजेक्शन यहाँ नहीं पहुंच जाता, तब तक इन 24 घंटों में पेशेंट को कुछ नहीं होना चाहिए। हमें उन्हें हर हाल में लाइफ सपोर्ट पर जिंदा रखना होगा, क्योंकि अगर इंजेक्शन आने के पहले पेशेंट्स की सांसें रुक गई, तो फिर हम योगेश रायचंद और सिकंदर का वो भयंकर गुस्सा झेल नहीं पाएंगे। वो हमें इसी ओटी में दफन कर देंगे। डॉक्टर माथुर की एक खौफनाक चेतावनी सुनकर सभी डॉक्टर घबरा गए। उनके पसीने छूटने लगे। ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क था। अगर वो लोग बड़े मालिक को इंजेक्शन लालच देते हैं तो फिर काव्या की नहीं बचती जान, तो उनकी मौत तय थी। लेकिन तभी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर खन्ना ने आगे आकर बहुत ही कॉन्फिडेंस और मजबूती के साथ कहा, मैं इस बात पर पूरा कंफर्म हूँ डॉक्टर माथुर। अगर वो इंजेक्शन समय पर मिल गया तो पेशेंट को कुछ नहीं होगा। काव्या जी बिल्कुल बच जाएंगे। उनका हार्ट वो शॉक बर्दाश्त कर लेगा। डॉक्टर खन्ना की इस गारंटी ने पूरी टीम के अंदर की एक नई एनर्जी और हिम्मत भर दी। उनके पास वैसे भी खोने के लिए कुछ नहीं था। या तो वो काव्या को बचाते या फिर खुद मारे जाते। डॉक्टर सेन गुप्ता ने अपने ग्लव्स उतारे और अपना मास्क नीचे किया और कहा, तो फिर फैसला हो गया। अब हमें बाहर चलकर बड़े मालिक को इस हालत के बारे में बताना होगा। हमें उनसे वो एडिनोसिन एक्स इंजेक्शन जल्द से जल्द लाने के लिए कहना होगा। हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। उनके बात सुनकर सभी डॉक्टर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और सहमति जता दी। और सभी मिलकर ओटी नंबर 2 के उस भारी नीले दरवाजे की तरफ बढ़ गए और ओटी नंबर 2 का दरवाजा एक तेज क्लिक के साथ खुला। बाहर कॉरिडोर में योगेश रायचंद, नीलम मल्होत्रा, सिकंदर, सारे कमांडोज की सांसें अटक गई। सभी डॉक्टर अपने खून से सने हरे कपड़ों से बाहर आए और उनके चेहरों की घबराहट और पसीना देखकर नीलम मल्होत्रा का दिल बैठ गया। वो दौड़कर आगे आई। नीलम जी ने रोकर कहा, डॉक्टर, मेरी बच्ची, मेरी काव्या कैसी है? और योगेश रायचंद ने अपनी छड़ी के सहारे आगे बढ़कर खौफनाक आंखों में एक सवाल दाग कर कहा। डॉक्टर सेन गुप्ता ने उनके सामने कांपते हाथों को जोड़कर बिना कोई भूमिका बांधे सीधा और स्पष्ट बोलना शुरू करके कहा, बड़े मालिक, हमने गोलियां निकाल दी, ब्लीडिंग रोक दी, लेकिन काव्या मैडम का दिल एक कमजोर हो चुका है। उनके पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त है। यह सुनते ही नीलम मल्होत्रा एक चीख के साथ वहीं फर्श पर बैठ गई। सिकंदर ने अपना माथा पकड़ लिया, लेकिन यह सुनते ही रायचंद हिले नहीं। उन्होंने चिल्ला कर कहा,
मुझे समस्या क्या है वो मत बताओ डॉक्टर, मुझे समाधान बताओ। मेरी बहू को जिंदा करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? ब्लड, ऑर्गन्स, इंसान, क्या चाहिए तुम्हें? योगेश रायचंद की आवाज में कैसी धाक थी जो पूरे कॉरिडोर में कांप गई। तभी डॉक्टर खन्ना ने आगे आकर कहा, मालिक, हमें अमेरिका से एक इंजेक्शन चाहिए, एडवांस एडेनोसिन एक्स। अगर वो इंजेक्शन अगले 12 घंटे या 15 घंटे के अंदर यहाँ आ जाए तो काव्या मैडम को पूरी तरह से हम बचा लेंगे, ये मेरी गारंटी है। डॉक्टर खन्ना ने अपनी जान दांव पर लगाकर गारंटी दे दी। उसकी बात सुनकर योगेश रायचंद की आंखों में खौफनाक और शैतानी चमक वापस लौट आई। अमेरिका 12 घंटे उनके लिए कोई चुनौती नहीं थी, बल्कि एक मौका था अपने बेटे का प्यार और अपनी बहू की सांसें वापस लाने का। इसलिए योगेश ने मुड़कर सिकंदर की तरफ देखा। अंडरवर्ल्ड के भगवान में वो प्रलयंकारी आवाज गूंज गई। उन्होंने अपनी कड़क आवाज में कहा, सिकंदर, मेरा सबसे तेज उड़ने वाला प्राइवेट जेट द ब्लैक हॉक अभी के अभी दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर तैयार करो। एयर स्पेस क्लियर करवाओ। एसएटी को जो रिश्वत देनी है दो, जिस मंत्री को खरीदना है खरीद लो। इसके बाद योगेश ने अपनी छड़ी को हवा में उठाकर कहा, अमेरिका में हमारे जितने भी अंडरकवर एजेंट्स हैं सबको अलर्ट करो। जिस भी हॉस्पिटल में इंजेक्शन है, अगर वो प्यार से दे तो खरीद लो, अगर न दे तो हॉस्पिटल के हथियारों को दम पर हाईजैक कर लो, लेकिन वो इंजेक्शन मुझे 12 घंटे के अंदर इस हॉस्पिटल में चाहिए। ये एक ऐसा हुक्म था, ये साबित कर दिया था कि योगेश रायचंद अपने परिवार के लिए सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देश में भी तबाही मचाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। अब ये सिर्फ एक हॉस्पिटल का खेल सीमित नहीं था। अब काव्या की जिंदगी की डोर अमेरिका के किसी हाई सिक्योरिटी लैब में एम्पायर और खूंखार कमांडोज की रफ्तार पर टिक गई। समय का पहिया तेजी से घूमने लगा। क्या अंडरवर्ल्ड का यह बेताज बादशाह समय से पहले उस जादुई इंजेक्शन को इंडिया पर ला पाएगा? क्या काव्या का वो डूबता हुआ दिल उस इंजेक्शन का इंतजार कर पाएगा? जब अभय को यह पता चलेगा कि उसके पिता उसकी पत्नी को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं, तो क्या उनके बीच की नफरत और गलतफहमी प्यार में बदल पाएगी? जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहे। और आपने अगर अभी तक वो अपना फ़ोन का मॉडल नंबर या कोई भी आइटम कमेंट में नहीं लिखा है तो आज लिख दीजिए। कल हम आपको वो